नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं मनीष कुमार। दरअसल हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि आखिरकार नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो सस्पेंस था। कल यानी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और वो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो जिम्मेवारी इनको मिली है उनको ये कैसे समझते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली आपको, संगठन में आप पहले भी बहुत काम कर चुके हैं। अगर बात करें तो 2009 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही और आप विपक्ष में सरकार की बिल्कुल ईंट से ईंट बजाने का काम किया। इस बार आपकी क्या क्या जिम्मेवारी, नई जिम्मेवारी है? देखिए, मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व जैसे आपने कहा दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है गठबंधन के साथ, और निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का दायित्व होता है। जब प्रतिपक्ष में होते हो तो अलग प्रकार का काम होता है। उस समय जिसमें किसान मोर्चा का काम था और इस समय बीच में सरकार में मैं 5 साल मंत्री रहा। अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ, तो जो पार्टी का संगठन है वो पूरी, मैं कहूँगा कि मुस्तैदी के साथ खड़ा हो और ऐसा संगठन खड़ा हो जिसमें जोश भी हो, जिसमें अनुभव भी हो, दोनों के साथ काम करते हुए। वो जैसे बसंत ऋतु में पौधों में नवयौवन आता है ना, पौधा तो पुराना होता है, तो बीजेपी तो पुरानी है, लेकिन कोपल, पत्ते, नए फूल सब उस पर आ जाते हैं। ऐसे संगठन पर्वों में एक नई स्थिति उसकी उत्पन्न हो जाती है, एक नवीकरण उसमें हो जाता है। तो हर संगठनात्मक चुनाव के साथ संगठन में एक नवीकरण होता है। ये बीजेपी की बहुत ही सुंदर स्वस्थ परंपरा है और ये संगठन उस जोश और अनुभव को साथ लेते हुए अपना बेस्ट दे और आगे काम करे और नए ऊंचाइयों पर पार्टी को ले जाए। इसलिए हमारे सामने यही है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पार्टी बहुत लंबे समय से शासन में है, एक विचारधारा आधारित कैडर बना हुआ है, एक उसके जन समर्थन समाज बना है, जन समर्थक। तो उस प्रकार का कैडर यहाँ खड़ा हो, उस प्रकार का स्थायी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जैसे बनती हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तो उस नाते से उसी रास्ते पर हम कैसे आगे बढ़ें उसके लिए काम करेंगे। आज का जो पहली चुनौती तो ये है कि देश एक महामारी से गुजर रहा है और बहुत ही सजगता के साथ बचना भी है और लोगों को बचाना भी है, और भारत ने उसमें एक कामयाबी हासिल की है। जो प्रोजेक्शंस आ रहे थे वो बहुत बड़े थे, लेकिन आज मैं देखता हूं कि उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा लोग जो है सुरक्षित रहे हैं और आगे भी अधिक से अधिक लोग कैसे सुरक्षित रहें, अधिक से अधिक लोग किस तरह से अपने को बचा सकें सजगता के साथ। जो पेशेंट्स के बारे में एक बहुत ही ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया था, कोरोना हो गया तो बिल्कुल पता नहीं जैसे क्या हो गया, सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं, अपने घर में ही क्वारंटाइन हो रहे हैं, लोग उनका ख्याल भी रख रहे हैं, लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं और स्वस्थ होकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही अच्छी है भारत में। हरियाणा में और भी ज़्यादा अच्छी है, हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, लेकिन तो भी जब तक इस बीमारी से पार नहीं चले जाते, इसके लिए काम करना ये समसामयिक जरूरत है। दूसरा जो विषय है वो है पॉलिटिकल है, चुनाव है, उपचुनाव भी आ रहा है। उपचुनाव पे सारे मीडिया की, सारे प्रदेश की निगाह होती है। बड़े कम मतों से बीजेपी वहाँ पराजित हुई थी। अब एक नया अवसर बड़ौदा के लोगों के लिए आया है, सरकार से जुड़ने का, बड़ौदा का विकास करने का। 6 साल विपक्ष में बैठकर उन्होंने देख लिया है, तो वो ऐसा चाह रहे हैं कि किस तरह से वहाँ अधिक से अधिक विकास हो। और लोग, मैं दौरा करके आया हूँ, विकास की संभावनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है बड़ौदा का उपचुनाव बीजेपी के लिए एक अवसर बनेगा, बीजेपी जो है वहाँ विजयी होकर आएगी। जो तत्कालीन जो संगठन में एक, मैं कहूँगा कि एक लंबा समय इस नई रचना बनने में लगा है। जिला अध्यक्षों का सर्वे भी बहुत पहले हुआ था, तो वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, प्रदेश का संगठन बनना है, तो बहुत तेज़ी के साथ अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तेजी का मतलब जल्दबाजी नहीं है। हमारे संगठन में हम कई बार एक सूत्र का उपयोग करते हैं, धीरे धीरे तेज चलो यानी संभल कर तेजी के साथ चलना, जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन अपनी गति बढ़ाना, गति बनाना। तो वो गति एक उस प्रकार के संगठन में आएगी तो निश्चित रूप से संगठन और अधिक मुस्तैदी के साथ काम करने लगेगा। अगर एक बात करें, विपक्ष का लगातार सरकार के ऊपर वार कर रहा है विपक्ष, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी और उसके बाद सरकार की जो स्थिति होगी वो कुछ और होगी, सरकार पतन की ओर भी जा सकती है। क्या कहना आप? देखिए, हुड्डा साहब शायद राष्ट्रीय परिदृश्य को देख नहीं रहे हैं। कांग्रेस बिखर रही है, आप सबके सामने है। कर्नाटक कांग्रेस बिखर गई,
मध्य प्रदेश जो है सिंधिया साहब कांग्रेस छोड़ के आ गए, यहाँ राजस्थान में पायलट साहब छोड़कर आ गए, नंबर उनका घट रहा है क्योंकि लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा। नौजवान लोगों को संभावनाएं नहीं लग रही, उनको लगता है कांग्रेस उनका समय वेस्ट करा रही है, जो कुछ उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, जिस प्रकार से मान सम्मान स्थान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ऐसा तब होता है जब ऊपर की लीडरशिप कमजोर होती है। तो ये स्थिति जो कांग्रेस की बनी है वो उसका असर हरियाणा में भी आने वाला है। आप केवल यहाँ काम करते रहेंगे, बाकी देश का असर यहाँ नहीं आता, ऐसा नहीं है भाई, उसका असर यहाँ भी आता है। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, यहाँ केवल आप बताते रहने से विषय नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि एक उम्मीद लोगों को लगी थी कि शायद हुड्डा साहब कुछ कर पाएंगे, तो वो चुनाव में कुछ कर नहीं पाए। अब 4 साल विपक्ष के रूप में वहाँ रहना ये लोगों को कोई तार्किक लगेगा, ऐसा नहीं है। आम चुनाव में कई बार लगता है कि इस इलाके में एक वातावरण बन रहा है साहब, हो सकता है उनकी सरकार आ जाए, ऐसे करके आम चुनाव में लोग वोट देते हैं। लेकिन उपचुनाव में तो पहले से तय है कि यहाँ सरकार किसकी चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से लोग उस रूप में देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है कि सरकार यहाँ जो है वो चल रही है, वो विकास में हमारे में सहभागी होगी। लोगों को भी जरूरत है, विपक्ष में 6 साल हो गया वहाँ पर, और जब 10 साल हुड्डा साहब थे तब भी उन्होंने कोई बड़ौदा के विकास की 4 चीजें वो गिनाने में उनके लिए संभव नहीं है। वो एक कॉलेज तक भी लोग कहते हैं यहाँ पर सरकारी कॉलेज उन्होंने नहीं खोला उस प्रकार का। तो ये जो बरोद पीने के पानी की दिक्कत है, नहर के पानी की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, तो लोग चाहते हैं कि अब हम सरकार से जुड़े और अपना विकास कराएं। सरकार अच्छा काम कर रही है तो उस नाते से लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और सरकार के साथ जुड़ के बड़ौदा के विकास को मुझे लगता है कि एक प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा ही लोगों का मन है, जो बीजेपी के लिए एक अवसर बनेगा। पीछे मानसून शुरू हुई, एक आंधी आई और राजस्थान में कांग्रेस बिखरती चली गई, उस आंधी में उड़ गई कांग्रेस। वही अगर बात करें तो राजस्थान की हवा कहीं हरियाणा की तरफ तो नहीं आ रही, आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस की अपनी पकड़, कांग्रेस की अपनी लीडरशिप पर कमजोर हो रही है, और कांग्रेस की जो लीडरशिप पर अपनी पकड़ कमजोर हो रही है उसका वो देशव्यापी असर होता है। इसलिए हुड्डा साहब कोई प्रोजेक्शन लेके बड़ौदा में जाएंगे तो लोग समझते हैं ना, भी तुम्हारा राजस्थान में क्या हो रहा है, तुम्हारा मध्य प्रदेश में क्या हो गया, तुम अपने दल को संभाल पाने में कांग्रेस पार्टी वीक हो रही है। कितने दिन लोगों का भरोसा जताएंगे, ये मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लोग ये कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में अब संभावनाएं नहीं है। विद इन इन्वर्टेड कॉमाज ये बात भिन्न भिन्न लोग कह चुके हैं, तरह तरह से अपनी बातों से कहते हैं, अपने निर्णयों से कहते हैं। तो संभावनाहीन दल के साथ, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत संभावनाएं नहीं बचती, लोग बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो ये कठिनाई कांग्रेस के सामने आ रही है, और उसके कारण से कांग्रेस के बहुत कोई, मैं कहता हूं कि भविष्य बचा है ऐसा नहीं है। अब तो वर्तमान भी बीजेपी और भविष्य भी बीजेपी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि समाज के सभी वर्गों को, किसान वर्गों को, मजदूर वर्गों को, दलित समाज को, पिछड़े साथी हैं हमारे, सवर्ण वर्ग आता है, किसान वर्ग है, सबके सबको, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, ये भविष्य की पार्टी भी है और वर्तमान का दल भी यही है, इसके साथ जुड़ना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक हरियाणा को प्रगति के रास्ते पर ले जा सके। आपने किसानों का जिक्र किया, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, और अगर संगठन की बात करें तो आपने बिल्कुल नीचे से हर एक जाट नेता के रूप में नहीं, लेकिन अगर बात करें तो सभी जो लोग हैं उनके ऊपर आपने दिलों के ऊपर राज करना सीखा है। अगर हम बात करें अभी की वर्तमान हालत की बात करें तो कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस इनेलो लगातार जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। क्या लगता है आपको कि वाकई में भाजपा जो अपने आप को कहती थी कि किसान हितैषी सरकार है, वो किसान विरोधी सरकार होगी? देखिए, इस बात में झूठ के पुलिंदे के सिवा कुछ भी नहीं है। जितनी अच्छी खरीद हरियाणा में हो रही है, किसी राज्य में नहीं हो रही। जितनी अच्छी एमएसपी हरियाणा में दिया जा रहा है, कोई राज्य नहीं देता। जिस प्रकार से फसल बीमा हरियाणा में लागू हुआ है, किसी राज्य में लागू नहीं है। अड़ोस पड़ोस से सबसे तुलना कर लो, पंजाब से ही कर लो। कल आप एक एनालिसिस निकालो, पंजाब के किसानों का जोखिम प्रबंधन कितना है। कोई क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। पंजाब का किसान बेचारा रुड़दा फिरता है, बिक्री के लिए भी मेरी स्टेट में आता है बहुत सारे अनाजों को लेकर। पड़ोस में राजस्थान का, हमारी एक तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, जितनी अच्छी खरीद हम करते हैं। कांग्रेस के जो राज जहां पर है वहां हालत क्या है उसको देख लेना चाहिए। हरियाणा इस मामले में देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। विपक्ष का काम निंदा करना होता है, लेकिन व्यावहारिक निंदा करें तो ज्यादा अच्छा है। केवल आलोचना के लिए आलोचना, तो उस नाते से ये इनका रवैया है, और इस नाते से लोग भी इस बात को समझते हैं। किसानों को सीधी पेमेंट करने वाला हरियाणा राज्य अभी बना है, उनके खाते में पैसा दे रहा है। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा, जोखिम प्रबंधन पर जितना पैसा हरियाणा सरकार ने खर्चा है, भावांतर भरपाई उन्होंने लागू की है,
आप अपने समय की 4 योजना बताएं ना। हुड्डा साहब ये बताएं कि 4 योजनाएं किसानों के लिए अच्छी लागू की थी। मैंने आपको जिक्र कर दिया, हमने जोखिम फ्री किया किसान को, हमने एक भावांतर भरपाई हम लेकर आए, हर फसल की हम खरीद कर रहे हैं। हुड्डा साहब के 10 साल के आंकड़े देख लो, बाजरा के, सरसों के, हमारे आंकड़े देख लो। केवल बातें मारते हैं साहब। वो मुआवजा देते थे 6,000 रुपये, ये सरकार मुआवजा देती है 12,000 रुपये, फसल बीमा में मिलता है 30,000 रुपये तक। तो ऐसा बेस्ट दिया जा रहा है, बेस्ट किसानों के लिए किया जा रहा है। उसका जो आप आंकड़ा देखेंगे, उसका टोटल में आंकड़ा देखेंगे, किसानों का नंबर देखेंगे, तो सबसे अच्छा काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार ने भी किया। प्रधानमंत्री ने सीधा 6,000 रुपये किसानों के खाते में देना शुरू किया। आज यहाँ किसान पेंशन की योजना, मनोहर लाल जी कितनी बार उस योजना पर जो है काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम किसानों को पेंशन दें। तो ये सारी बातें आगे बढ़ रही हैं, हो रही हैं। मेरी फसल मेरी ब्यौरा से हर किसान का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दी जा रही है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और दी जा रही है मुझे लगता नहीं है। हरियाणा उस मामले में किसानों के लिए काम करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। हाँ, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कोई घटना, कोई कमी, मान लो 6,000 राशन की दुकान खोली और 2 राशन की दुकानों पर कोई दिक्कत हो गई, दिक्कत है मैं मानता हूँ, लेकिन जो 6,000 में से बाकी 5,998 है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और 2 ठीक होनी चाहिए। जो कुल मिला के खरीद हो रही है प्रशंसा होनी चाहिए। मान लो किसी एक भाई को दिक्कत आ गई, वो भी ठीक होनी चाहिए, उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। लेकिन उसका एक एग्जाम्पल पकड़ के आप देश की, प्रदेश की इतनी बड़ी खरीद पर सवाल खड़ा करने लग जाओ, तो ये विपक्ष का ये रवैया रहता है। मान लो इस प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को फसल बीमा का पैसा मिल गया, मान लो 2 का, 5 का, 10 का, 50 का, 250 का भी अटका हुआ है, उसको लेकर आप केवल निंदा करो, ये ठीक नहीं। वो करेक्शन होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, वो नहीं, अटका नहीं रहना चाहिए, और उसको भी सुलझाते रहते हैं जो भी ऐसी दिक्कत आती है। लेकिन इतने बड़े व्याप में इतने बड़े किसानों की जोखिम फ्री हो रहा है, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे है कि संगठन में शुरू से आप और मनोहर लाल जी ने दोनों ने इकट्ठे काम किया, वो भी संगठन में थे, आप भी संगठन में थे। आपने बताया भी कि जब आप हिमाचल के प्रभारी बने थे तब भी वो संगठन में थे। अब संगठन के अगर देखा जाए तो आप अध्यक्ष पद पे अभी बने हैं, और संगठन और सरकार की दोनों का तालमेल कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला? देखिए, मनोहर लाल जी का मेरा बहुत लंबा संबंध है, एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, वर्क कार्यशैली को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, और मिलकर काम करने की हमारी आदत रही है। तो निश्चित रूप से बेहतरतम तालमेल, सरकार में भी मैंने काम कर लिया है, सरकार के काम, सरकार के लिमिटेशंस भी मैं समझता हूँ, और संगठन में लंबे समय काम किया तो संगठन को भी समझता हूँ। तो मुझे लगता है किसी प्रकार से कोई भी तालमेल में बेहतरतम तालमेल होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि हम बहुत मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिनर्जी जिसको उत्पन्न करना कहते हैं, कि दोनों मिलकर, पहले भी हमने अपने यहाँ काम करते हुए अपना बेस्ट दिया है, सरकार में भी और संगठन में भी, और आगे भी उसी प्रकार से साथ काम करते हुए अपना बेस्ट देंगे। सबकी पार्टी, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, जिस तरह से पार्टी की सोच है, मैं चाहूँगा कि गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट, ये अब हमारा सोच कर कहूँगा कि हमारा ध्येय वाक्य रहे कि अपना बेस्ट दो, औरों का भी बेस्ट लो। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं उपलब्ध हूँ, मैं हूँ ना, इस फीलिंग के साथ समाज के बीच में खड़ा हो सेवा के लिए। तो उस नाते से हम चाहेंगे कि ये संगठन एक सेवा भावी संगठन के रूप में राजनीतिक संगठन खड़ा हो। पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स नहीं, केवल पॉलिटिकल नहीं, ये करके भी दिखाया है कोरोना समय में। प्रधानमंत्री जी भी ऐसा ही चाहते हैं कि उन्होंने कभी स्वच्छता के लिए लोगों को लगाया, तो कभी बेटी बचाओ के लिए लगाया, तो कोरोना के लिए लगाया। तो सोसाइटी पहले है, सोसाइटी में भी राजनीति है, राजनीति उसके साथ साथ है। तो राजनीति दल है, इसलिए राजनीति भी करेंगे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में सेवा को प्राथमिकता के साथ। दरअसल ये हमारे साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, और इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा है, और इसके साथ काम करेंगे। रही बात विपक्ष की, तो सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सीधा सीधा सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है, सच्चाई कुछ और ही है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।